हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जिसका हम तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, आज के इस वीडियो में हम सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो इसको याद रखेंगे, इसको आपको इम्पॉर्टेंट के श्रेणी में आपको इसको रखना है। और ये भी बात आप जानते होंगे कि मैं रेगुलर आपको चैप्टर वाइज फिजिक्स और केमिस्ट्री का केवल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करा रहा हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर का हमने दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करा दिया है, एक है प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन का नियम, और दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन और अपवर्तन का नियम, और तीसरा हम पढ़ने वाले हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो देखिए, डेफिनेशन अगर आपको समझकर याद करना है तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझना होगा, अदरवाइज मैं नहीं चाहता कि आपको रट्टा मारकर याद करना पड़े। ठीक है, तो थोड़ा सा समझ जाइए, डेफिनेशन समझ गए तो याद तो ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो फिगर को हम समझते हैं। सबसे पहले देखिए, ये एक सतह है। तो सबसे पहला तो इतनी बात आपको याद रखना है कि जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तभी होता है जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात याद रखेंगे कि यह घटना कब होगा, जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से किस में जाएगा, विरल माध्यम में जाता है, तभी जाकर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। तो ऐसे सपोज डेट हम मान लेते हैं कि ये एक पृष्ठ है। ठीक है, इसके ऊपर ये मान लेते हैं इधर है विरल माध्यम, सपोज डेट ये है विरल माध्यम, और इधर नीचे हम मान लेते हैं सघन माध्यम। ठीक है, हमने ऐसा मान लिया। अब विरल और सघन का मतलब एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि इसको आपने मान लिया है ये वायु है, और जो सघन माध्यम का मतलब आपने मान लिया है कि यह है जल। ठीक है, तो अभी हमने जाना कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तभी होगा जब प्रकाश किरणें सघन से विरल माध्यम में जाएंगी। तो ये सघन माध्यम है, तो सघन माध्यम से जैसे ही ये प्रकाश किरणें हमने आपतित कराया, ठीक है, तो हम आपतित कराते हैं तो जहाँ पर ये टकराता है, जहाँ पर ये आपतित होता है, वहाँ पर हम एक अभिलंब खींच लेते हैं इस प्रकार। अच्छे से आपको समझना है। ठीक है, तो हम इतनी बात जानते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम से, परावर्तन के भी नियम से, अपवर्तन के भी नियम से कि मतलब अपवर्तन के नियम से जानते हैं कि जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब से दूर हटती हैं। ठीक है, तो ये अभिलंब से क्या हो जाएंगे, दूर हटकर इस प्रकार चली जाएंगी, जबकि इसको जाना तो ऐसे चाहिए था ना, सीधा इस तरीके से, बट ये अभिलंब से दूर हट गए। ठीक है, ये अपवर्तन के नियम से हम जानते हैं। तो ये वाला क्या, ये जो कोण बनेगा इसे हम I से प्रदर्शित करेंगे, और यहाँ पे एक कोण बनेगा जिसे हम R से प्रदर्शित करेंगे। अब यहाँ पर जो कोण I है, ये क्या है, ये है आपतन कोण है, और यहाँ पे जो कोण R है ये है अपवर्तन कोण। ठीक है, ये सभी आपने जब प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाया था तो उसमें उन्हें बताया था, अपवर्तन कोण। ठीक है, इतनी बेसिक बात आपने समझ लिया। तो देखिए क्या होता है कि जब ये प्रकाश किरणें को हमने इतनी डिग्री पर घुमाकर मतलब भेजा तो ये ऐसे अभिलंब हो गया मतलब। ठीक है, अब प्रकाश किरणों को फिर से हम यहाँ से थोड़ा सा हम इस जो आपतन कोण के मान को हम बढ़ाते हैं, तो जब हमने इतने डिग्री पर जब भेजा तो प्रकाश किरणें ऐसे हो गए इस दिशा में, मतलब ये सीधा चला गया। मतलब यहाँ पे जो कोण बना, यहाँ पे जो कोण बना, जो R का मान अब बना वो कितना बन गया, 90 डिग्री। ठीक है, तो वो 90 डिग्री बन गया। तो ध्यान से आप ये समझेंगे कि ये एक अभिलंब है, हमने प्रकाश किरणों को इस तरीके से भेजा तो यहाँ पे जो आपतन, मतलब हमने क्या किया, ये I क्या है, आपतन कोण है, तो आपतन कोण के मान को हमने बढ़ाया। जब आपतन कोण के मान को बढ़ाया तो अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब प्रकाश किरण ये मार्ग से चले गया, तो इसका मतलब 90 डिग्री हो गया। तो ये जो कोण बना ना, इसी कोण को हम कहते हैं क्रांतिक कोण, जिसे हम IC से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो IC का मतलब क्या हो गया, I, C का मतलब हो गया क्रांतिक कोण।
अब जब तक आप क्रांति कोण को नहीं समझ पाएंगे तब तक आप पूर्ण आंतरिक परावर्तन को वास्तव में क्या होता है नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले मैं क्रांति कोण को आपको बता रहा था, ठीक है। अब यहीं से आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी निकल जाएगा। अदरवाइज आप क्रांति कोण का यदि परिभाषा आ जाता है तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि जब प्रकाश किरणें, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, आप कहेंगे जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं या प्रवेश करती हैं तो अभिलंब से दूर हटती हैं, तब आपतन कोण के मान, आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए, आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। तो उस कोण को, उस विशेष कोण को हम क्रांति कोण कहते हैं। बताइए एक ये विशेष कोण है कि नहीं। जब हम इतने कोण से भेज रहे हैं तो अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जा रहा है। यहाँ पर बीच में जो कोण बनेगा देख रहे हैं ना, ये और ये, तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए थोड़ा सा हम डेप्थ में आपको कोई भी चीज़ हम पढ़ाते हैं तो आपको हम फिगर सहित अच्छे से समझाते हैं और पूरा हम डीप में डिस्कस करते हैं, जिससे आप उस टॉपिक को वास्तव में क्या होता है समझ पाएँ। अदरवाइज परिभाषा ऐसा नहीं है कि बस परिभाषा आपने रट लिया हो गया, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा पढ़ाई है, मैं ऐसा सोचता हूँ कि पढ़ाने को कि जैसे आप समझ पाए ना, तो आप भी किसी और भी स्टूडेंट को, जो भी आपके दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, उनको आप समझा सकें, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज टॉपिक पढ़ने का मतलब ही क्या रह गया। तो क्या आप कहेंगे क्रांति कोण को, आप कहेंगे कि जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करते हैं तो अभिलंब से दूर हटती हैं, तो आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, तो वह विशेष कोण ही क्रांति कोण कहलाता है। ये बात आपने समझ लिया। अब ध्यान से समझेंगे। अब इतना बात क्रांति कोण के बारे में आपने समझ लिया, ठीक है। परिभाषा आता है तो आप लिख लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, फिर से हम क्रांति को, फिर से ये कोण को हम बढ़ाएंगे। मतलब ये जो आपतन कोण का मान है इसको हम और अधिक कर रहे हैं, क्रांति कोण का जो मान है उससे भी हम अधिक कर रहे हैं। तो जब हम इसका मान को हम बढ़ा रहे हैं तो प्रकाश किरणें अब क्या हो जाएगा, प्रकाश किरणें उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं जिस मार्ग से गई हुई होती हैं। तो यहाँ पे हमने कौन सा किया, जो आपतन कोण का मान है ना, मतलब आपतन कोण, जो आपतन कोण I का मान है उसको हमने बढ़ा दिया है किससे, क्रांति कोण के भी मान से, ठीक है। तो ये है क्रांति कोण, जिसे हमने IC से प्रदर्शित किया है। तो आप इतनी बात समझ गए कि हमने क्या किया, आपतन कोण के मान को क्रांति कोण के मान से भी अधिक किया, यही ना क्रांति कोण है। अब आपतन कोण के मान को हमने इतना कर दिया, तो जब प्रकाश किरणों को हम ऐसे भेज रहे हैं तो ये पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं जिस माध्यम से गई हुई होती हैं। तो यही घटना ही क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। मतलब जिस माध्यम से गई हुई है उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं, तो यही घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। तो ऐसे आप नहीं कहेंगे, आप क्या कहेंगे, आप ध्यान से सुनिएगा। आप कहेंगे जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अभिलंब से दूर हटती हैं, तब आपतन कोण के मान को आपतन कोण के मान को क्रांति कोण के मान से अधिक करने पर प्रकाश किरणें उसी मार्ग से वापस लौट आती हैं जिस माध्यम से गई हुई होती हैं। मतलब उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं जिस माध्यम से गई हुई होती हैं। देख रहे हैं, जल में गया था फिर से जल ही में आ गया, तो यह घटना है क्या कहलाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। देख रहे हैं ना, जब I का मान इन्होंने इसको और अधिक बढ़ा दिया, तो जो इसका मान है क्रांति कोण के मान से हमने अधिक किया, तो प्रकाश किरणें फिर से, क्योंकि यहाँ पे अब जो कोण बनेगा, यहाँ पे जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री से अधिक हो जाएगा। आपतन को अपवर्तन कोण का जो मान होगा वो 90 डिग्री से भी अधिक होगा, और जब अधिक होगा तो क्या होगा, प्रकाश किरणें उसी माध्यम में वापस लौट आएंगी। तो अंत में एक बार और मैं परिभाषा बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। जो भी स्टूडेंट लिखना चाहते हैं यदि सुनकर, वो अभी लिखिए। आप कहेंगे जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अभिलंब से दूर हटती हैं, तब
क्रांति कोण के मतलब तब आपतन कोण के मान को, ये जो आपतन कोण है, आपतन कोण के मान को क्रांति कोण के मान से अधिक करने पर, जो आपतन कोण का मान है वो क्रांति कोण के मान से अधिक करने पर प्रकाश किरणें उसी मार्ग से वापस लौट आती हैं उसी माध्यम से वापस लौट आती हैं जिस माध्यम से गई हुई होती हैं। यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। ठीक है, अदरवाइज जो भी स्टूडेंट लिख लिए हैं उनको ठीक है, नहीं लिखे हैं सुनकर याद नहीं हो पा रहा है तो मैं लिख भी दे रहा हूँ परिभाषा, वो लिख लीजिए इस प्रकार। और जो लिख लिए हैं वो देखिए इसी प्रकार आपने लिखा है ना, आप लिखेंगे जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अभिलंब से दूर हटती हैं, तब आपतन कोण के मान को, तब आपतन कोण के मान को क्रांति कोण के मान से अधिक करने पर, आपतन कोण के मान को क्रांति कोण के मान से अधिक करने पर प्रकाश किरणें उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं। प्रकाश किरणें उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं। प्रकाश की यह घटना क्या कहलाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये हो गया परिभाषा, यहाँ से हमने पूरा आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अदरवाइज मैं भी चाहता, ठीक है, समय आपको कम लगता, मैं भी परिभाषा आपको रटवा देता, बट मैं चाहता हूँ कि आपको वास्तव में क्या होता है ये आप समझिए। अब इसमें एक और बात है कि उदाहरण भी आपको देना होता है और ज़्यादातर यही उदाहरण आपसे थोड़ा सा पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण होता है कि हीरे का जो चमकना है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही है। हीरे का चमकना, जो हीरे का चमकना होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। और दूसरा कि जो रेगिस्तान होता है उसमें मृग मरीचिका का बनना, ठीक है, मृग मरीचिका का बनना या मृग मारीच का बनना, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल याद रखेंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है और परावर्तन के जो दो उदाहरण है ये आपको समझ में आ गया होगा। अदरवाइज मैं यही कहूँगा यदि आपको समझ में आया है तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। अदरवाइज आप ही के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, बाहर आप सुन भी रहे होंगे, थोड़ा सा बारिश का माहौल है तो बारिश हो रहा है, ठीक है, फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से आप पढ़ते रहिए, ऐसे ही सीरियस होकर पढ़ाई कीजिए। आप ये भी बात जानते हो कि रेगुलर आपको शाम को 7 बजे और 8 बजे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, अंग्रेजी सभी का वीडियो अपलोड होता है। 2 रेगुलर आपको वीडियो अपलोड हो रहे हैं। तो उस टाइम पे सीरियस होकर आपको पढ़ाई कीजिए, कापी पेन लेकर बैठिए, ठीक है। और विश्वास रखिए आपके बोर्ड एग्जाम में यदि आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं और कंसिस्टेंट आप पढ़ाई करते रहें तो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर से आप पास होंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।